चलो फ्रिक्शन में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिकली व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। इफेक्ट्स पढ़े थे हमने फ्रिक्शन के, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवरी, ये भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे इसके बाद देखते हैं इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज कि हाउ कैन बी इंक्रीज और हाउ कैन बी रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं बेटा, और फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वी हैव टू स्टडी हाउ वी विल इंक्रीज द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमको फ्रिक्शन इंक्रीज करने की बात है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन इंक्रीज करने की बात है कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको सबसे पहले सरफेस को रफ बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक द सरफेस रफ, ठीक है। तो जितना रफ सरफेस होगा उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमको सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे इसमें लिखा है, हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड, मतलब सरफेस को वी हैव टू ग्रूव्ड, okay, it is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the tiered tires of the cars, trucks and the bulldozers provide a better grip with the ground. आप देखते हो कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर जो बुलडोजर्स होते हैं उनको बेसिकली कहाँ रन करना होता है, मिट्टी वाले एरिया में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रिप बनाने के लिए उनमें हम क्या करते हैं, ग्रूविंग करते हैं। बेसिकली उनके जो टायर्स होते हैं, या फिर हमारे शूज में भी देखो, ताकि हम इजीली मूव कर सकें, फॉर इजी मूवमेंट वी आर ग्रूविंग दैट पर्टिकुलर शूज और ग्रूविंग दैट पर्टिकुलर टायर्स, ठीक है, ताकि वो आसानी से ग्रूव हो सके। और जब आसानी से ग्रूव हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, उस केस में फ्रिक्शन विल इंक्रीज, फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन जब देखो, फ्रिक्शन कहीं कहीं हमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्टी कॉज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सबसे इजी आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाते हो, ठीक है। चलने वाले को तो नॉर्मल चलने को तो लोग वॉक कर ही सकते हैं, वॉकिंग में उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा के केस में, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, तो जब साइकिल चला रहे हैं बेटा, अगर जो आपकी सरफेस है दैट इज रोड, या रोड कहीं भी किसी भी गली में आप जब साइकिल चला रहे होते हो, जब साइकिलिंग कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, इफ यू विल सी द रोड इज नॉट ग्रूव्ड, अगर रोड इज हाईली ग्रूव्ड, रोड जो है वो हाईली ग्रूव्ड है, मतलब बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, रोड जो है बहुत ज्यादा खराब है, उस केस में क्या होगा, उस केस में यू विल नॉट एबल टू राइड योर बाइसिकल अकॉर्डिंग टू यू, you won't able to ride a bicycle on that surface. तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, मीन्स यू हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, आपको एक ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन दैट पर्टिकुलर सरफेस, या फिर आपको साइकिल के जो पेडल्स होते हैं, यू हैव टू अप्लाई अ मोर फोर्स ऑन द पेडल्स टू मूव दैट बाइसिकल। सबने देखा है कि नहीं एग्जांपल, सबने अपनी रियल लाइफ में किया है ना ये ऑब्जर्वेशन, किया है कि नहीं? How many of you have done this? Yes. किया है ना? साइकिल चला रहे हो और सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, उस केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी विल फेस डिफिकल्टी, हम डिफिकल्टी फेस करते हैं, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द पेडल थ्रू आवर लेग्स। हमको अपनी लेग से पेडल पे क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। इफ द फ्रिक्शन विल बी मोर, then we have to apply the larger force on that particular object. उस ऑब्जेक्ट में हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, and we will apply the larger force on that particular object, then we can imagine that the friction is more there. Similarly, अगर हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, will deliberately increase the friction by using the brake pads in the brake system। ऑब्वियसली आपने सभी ने देखा होगा, ब्रेक पैड्स होते हैं ना, ब्रेक पैड्स लगे होते हैं रोड्स पे, जैसे 4-5 एक साथ लगे होते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो सरफेस है उसकी स्मूथनिंग थोड़ा कम होती है, मतलब ऊपर नीचे
these pads arrest the motion of the rain due to the friction. The wheel stop moving. You will might have seen the kabaddi players rub their hands with the soil. ये मैंने आपको बताया था कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथ को सॉइल में रब करते हैं ताकि उनको प्रॉपर फ्रिक्शन मिल सके. सेम इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में मैंने आपको ये इसका एग्जांपल बताया था कैरम वाला कि अगर आप इसमें टेल्कम पाउडर डालते हैं तो क्या व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट जो आपकी कैरम की जो बेसिकली जब आप उसको खेलते हैं कैरम को तो क्या होगा उस केस में आपका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा जिसकी वजह से आपके जो कॉइन्स है जो कैरम में आपका जो कॉइन है इट विल मूव एट अ लार्जर स्पीड के साथ वो मूव करेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा. Friction in order to increase the efficiency with oil or grease or the graphite is applied between the moving part of the machine. Basically जब मशीन में ग्रीस लगाई जाती है या फिर ग्रेफाइट लगाया जाता है तो फ्रिक्शन या फिर ऑयल तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है. फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी फिर आपको रिड्यूस करना पड़ता है फ्रिक्शन ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके. एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. उसके लिए हम ऑयलिंग ग्रीसिंग. अब ये क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो बाय ऑयलिंग ग्रीसिंग और अप्लाइंग द ग्रेफाइट. ठीक है, इस तरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड द लुब्रिकेंट्स. समझ में आया? ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा लुब्रिकेंट्स कहेंगे. लुब्रिकेंट्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बेसिकली. ठीक है, they reduces the friction. ठीक, अब यहाँ पे देखिए wheels reduce friction. ऑब्वियसली यहाँ पे आपने ये अपनी डेली देखो ये चैप्टर आपका बेसिकली डेली लाइफ से रिलेटेड है. यहाँ पे आप देखो अपनी डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रॉली बैग ले रहे हो तो इट विल बी ट्रॉली बैग जो है जब उसमें क्या लगी होती है बेसिकली जो व्हील्स होते हैं उसके जब व्हील्स होते हैं तो उसको मूव करना कितना आसान होता है. ठीक है, उसको कितना इजीली हम मूव करा सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. भले ही हमारा लगेज बहुत ज्यादा है. ठीक है, लगेज बहुत ज्यादा होता है उसके बाद भी हम उसको बहुत आसानी से मूव कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज जो उसका सरफेस होता है जो व्हील का सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है. आप देखना बहुत एकदम स्मूथ इन द सेंस रफ नहीं होता है वो. ठीक है, अगर रफ होगा तो हमारा जो बैग है वो आगे चल नहीं पाएगा. तो ताकि हम बैग और जो ग्राउंड है उसके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें इस वजह से हम उसको यूज करते हैं ट्रॉली बैग में. ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बेटा. देखो ऐसे टाइप ऑफ फ्रिक्शन when the body rolls over the surface of another body the resistance to its motion is called the rolling friction. ठीक है, जब बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है when a body rolls over the surface of another body the resistance to its motion is called the rolling friction. समझ में आया? तो जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है रोल करते हुए मूव करती है जैसे साइकिल हमारी रोड पे मूव कर रही है उसके ऑपोजिट में जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. वो कौन सा फोर्स होगा बेटा हमारा दैट विल बी द रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन होगा हमारा वो. ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाती हूँ रोलिंग फ्रिक्शन का. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए बेटा रोलिंग फ्रिक्शन में जैसे ये आपकी रोड है. ठीक है, ये रोड है और इस रोड पे बाइसिकल ऐसे मूव ये इसका व्हील है. व्हील ऐसे ऐसे इस तरह से मूव करते करते एक टाइम आएगा तो व्हील आपका यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे ये मूव करेगा. है ना ऐसे ही तो होता है. ये आपका ऐसे मूव करते हुए यहाँ आएगा फिर यहाँ से मूव करते हुए तो ये सरफेस ये जो आपको सरफेस दिख रही है इस सरफेस और पर्टिकुलर व्हील जो है अगर हम इसको व्हील मानते हैं तो इस व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स तो मैंने बताया था आपको म्यू एफ से डिनोट करते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी सेम होगा. जैसे मान लो ये एक आपका पहाड़
स्ट्रक्चर है, और अगर कोई बॉडी यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है, ऊपर से ऐसे स्लाइड करते हुए इट्स कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड आ रही है, तो ऐसे में जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से नीचे आ रहा है, तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ऑपोजिट में दैट इज कॉल्ड द म्यू एफ, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब कोई बॉडी रोल कर रही है तब कोई फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? नेक्स्ट, the frictional force exerted by the fluid is also called the drag। जो फ्लूइड से होता है उसको हम ड्रैग कहते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड अप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड द ड्रैग। अब देखो बेटा, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पढ़ा होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बेसिकली जब हम मिल्क से क्रीम को निकालते हैं, ठीक है, आपके घर में सभी ने देखा होगा, मम्मी दही से घी निकालती है कि नहीं, दही से वो मेड़ बनाती है, मट्ठा बनाती है कि नहीं, तो आपके घर में एक डिवाइस होगी, उसको क्या करते हैं, उसमें लेके आप गोल गोल उसको घुमाते हैं। अब तो लोग क्या करते हैं, जो उनके घर में ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर, उसी में अगर आप दही को रोल घुमा देंगे तो क्या होगा, पानी में हल्का सा डाल के तो आपका घी ऊपर आ जाएगा, आ जाता है कि नहीं, सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आपका घी ऊपर आ जाएगा तो उस केस में क्या होता है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द, ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है। इसमें क्या होता है बेटा, ये आपका बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, टू रिमूव द घी, या फिर आप कह सकते हो मिल्क फ्रॉम द क्रीम और मिल्क को अलग करने का ये एक वे है, ठीक है, तरीका है। जब आप क्रीम को मिल्क से अलग करते हो तो इट इज द वे ऑफ रिमूविंग द मिल्क फ्रॉम द क्रीम, मिल्क को क्रीम से हम अलग करते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अब वहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ड्रैग, ठीक है, वहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ड्रैग। अब द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के शेप पे और फ्लूइड के नेचर पे भी ये डिसाइड होगा कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये बेटा, खत्म। यहाँ पे एक बार देख लो, it is obvious that when the object moves through the fluids they have to overcome friction by acting them. In this process they lose energy. Efforts are then to make the minimize friction so object can give the spherical shape. Where do you think the scientists get hint of these special shapes? From nature of course. Birds and fishes have to move in a fluid all time. Their body must have the evolve the shape to do. देखो, हमको नेचर से वो चीजें मिली हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, तो जैसे फिशेस की बॉडी होती है वैसे उन्होंने बोट बनाई है, नाव का जो शेप होता है बोट्स का वो फिशेस की बॉडी ही होता है। तो जो शेप्स आए हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वो बर्ड नेचर से लिया गया। देखो बर्ड है, बर्ड का बॉडी का शेप जैसा होता है वैसा ही एरोप्लेन की बॉडी का शेप भी उन्होंने दिया है। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि टू रिड्यूस द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एयर से रिड्यूस करने के लिए हम वैसा ही शेप ऑब्जेक्ट का देते हैं जैसा नेचर हमको दी है, ठीक है, नेचर ने जैसा दिया है। खैर कभी डिस्कस क्वेश्चन आंसर, अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यार एक रिडल दिया हुआ है बहुत अच्छा। In some situations I oppose the motion, in other situation I facilitate the motion, but I always oppose the relative motion between the two moving surfaces. Put some lubricants and I become small there. Make the moving rough surfaces rough. I make the movement tough. I may be static, sliding or rolling, but whenever two surfaces are in motion, I am always there
टेल मी हु आई एम। कौन है ये बताओ। ये आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाना है आपको। चलिए आप लोग भी बताइएगा इसका आंसर। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। क्या होगा इसका आंसर बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले का आंसर बताइए। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। Opposes the motion between the surface in contact with each other. Motion होगा, ठीक है। सेकंड में देखो friction depend upon the सेकंड वाला बेटा बी वाला देखिए। friction depend upon the dash of surfaces। किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। नेचर ऑफ द सरफेस। ऑब्वियसली नेचर में अगर जो आपका सरफेस है रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन विल बी लेस। तीसरा देखो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस बताइए। किसी को नहीं आता है क्या पढ़ना है। हीट। ऑब्वियसली दोनों हाथों को रब करो, ठंडी आ गई है ना, दोनों हाथों को रब करोगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हीट प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्प्रिंकलिंग ऑफ पावर ऑन द कैरम बोर्ड। पाउडर सॉरी reduce the friction, ठीक है। sprinkling of powder on the carom board is to reduce the friction। friction को reduce करते हैं इसलिए होता है। next sliding friction is lesser than static friction। कि more than किस less than बेटा। sliding friction is less than static friction। अब देखो फ्रिक्शन तीन टाइप के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग में क्या होगा, बॉडी स्लाइड करके आएगी, स्लाइड करके उसको नीचे आना ही आना है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वहां पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी विल कम डाउन, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लेस अप्लाई होगा एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो नॉर्मल ग्राउंड पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर करिएगा। 4 children were asked to arrange the forces due to the rolling, static and sliding, ठीक है। Frictions in a decreasing order. The arrangement are given below. Choose the correct arrangement. कौन सा बच्चा सही अरेंजमेंट देगा बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है बेटा। सबसे पहले सबसे ज्यादा। अरेंजेस द फोर्स ड्यू टू द रोलिंग स्टैटिक फोर्स। किसमें ज्यादा अप्लाई होगा किसमें कम, हमको ये बताना है, ठीक है। किसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा और किसमें कम अप्लाई होगा, किस टाइप के फ्रिक्शन में। अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा फोर्स हमको किसमें अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोर्स हमको स्टैटिक में कि रोलिंग में। रोलिंग में कि स्टैटिक में बताओ। अच्छा रोलिंग और स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें अप्लाई करना पड़ेगा बताइए। रोलिंग और स्लाइडिंग में किसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, रोलिंग में या स्लाइडिंग में, जल्दी बताओ।
स्लाइडिंग में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रोलिंग के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी वाला, सी होगा, दैट इज स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग। सबसे ज्यादा फोर्स हमको स्टैटिक में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर स्लाइडिंग में अप्लाई करना पड़ेगा और फिर रोलिंग में। ठीक है, सबसे कम फोर्स रोलिंग में अप्लाई करना होता है हमको। देखे नहीं हो, अगर टायर घुमाते हैं जो गांव में, कुछ देर तक छोड़ दो टायर भागता ही रहता है, भागता है कि नहीं? वो रोलिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट देखिए, एलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर। पहला ये है, ठीक है। दूसरा कंडीशन वेट मार्बल फ्लोर है और तीसरा कंडीशन न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो पहला ड्राई मार्बल फ्लोर है, दूसरा वेट मार्बल फ्लोर है और तीसरा न्यूज़पेपर और टॉवल्स बिछा दिया, वहीं पे हमने टॉय चला रही है। द force of friction acting on the car on different surfaces increasing in order will be increasing, मतलब सबसे पहले सबसे कम किस पे अप्लाई होगा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा किस पे अप्लाई होगा? ए में सबसे कम फोर्स उसको वेट मार्बल पे अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बेटा, सबसे कम फोर्स उसको ए मार्बल पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ए मार्बल पे फोर्स अप्लाई करेगी तो क्या होगा, मतलब वेट मार्बल पे सरफेस और उसके कार के पहियों के बीच में एक लुब्रिकेंट है, दैट इज लुब्रिकेंट इज वाटर। अब लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट हमारा क्या है? वाटर है। वेट है मार्बल वेट है, मतलब फ्रिक्शन विल बी लेस, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस। दूसरा ड्राई मार्बल है, तो ड्राई मार्बल में ऑब्वियसली मार्बल स्मूथ होता ही है, तो वहां भी उसकी कार सही से चलेगी। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर और टॉवल बिछा देगी तो कार की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, या फिर कार को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट, सपोज यू आर राइटिंग योर डेस्क इन अ टाइटल, ठीक है, इज टिल्टेड a little, sorry, suppose your writing desk is tilted a little, तुम्हारा स्लाइडिंग जो डेस्क है वो थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। A book is kept on it, it starts sliding down, show the direction of the friction of force acting on it। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, देखो जैसे ये आपकी टेबल है बेटा, ये टेबल होती है ना इस तरह से, सॉरी इसमें ये बोर्ड सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। ये टेबल है, एक तरह से मैं एक ही बात बता देती हूँ, ये टेबल है, ठीक है। टेबल हल्की सी स्लाइड है, हल्की सी स्लाइड मतलब ऊपर से नीचे है। अगर आप एक बुक यहाँ पे रखेंगे, बुक यहाँ पे रखी हुई है और बुक नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा? जब आप देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट में अप्लाई होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे, आप कहाँ से दिखाएंगे बेटा? यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये ऐसे गिर रही है, ये एकदम बुक के पास में दिखाते हैं म्यू एफ, फ्रिक्शनल फोर्स आप यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है आपका। नेक्स्ट, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन द मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, ठीक है। आपने मार्बल फ्लोर पे एक आपका पानी आपने लिया था, उसमें आपने सर्फ डाल रखा था, दैट इज द वॉशिंग सोडा पानी में डाल रखा था, और उसके बाद वो पानी गलती से मार्बल सरफेस पे गिर जाता है, ठीक है। जब वो पानी गिर जाता है तो क्या होगा? Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? ठीक है। क्वेश्चन है बेटा कि क्या वो आपको सरफेस पे चलने में आसानी होगी या नहीं? आसानी होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये लिखना है आंसर। तो we have to write the answer like this, that when we will spill a bucket of soapy water on the marble floor accidentally, we will not be able to move, or we will face the difficulty to move on that wet marble surface. The reason of this particular, why we will face the difficulty while we are moving on that surface, because there is a very less friction between the ground and our legs. हमारे जो शूज हैं
we won't be able to move in a particular way, or we will face difficulty while we are moving on that ground. ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरा देखिए, explain why sportsmen use shoes with spikes। आपके पास भी ज्यादातर लोगों के पास स्पाइक्स वाले शूज है, क्यों? क्योंकि स्पाइक्स वाले शूज जो होते हैं बेटा, दे मेक द प्रॉपर ग्रिप, वो प्रॉपर ग्रिप बनाते हैं ग्राउंड बिटवीन द सरफेस एंड द लेग्स और सरफेस के बीच में प्रॉपर ग्रिप बनाते हैं। और जब प्रॉपर ग्रिप रहेगा तो स्पोर्ट्समैन, मान लो दौड़ रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा, तो जब ग्रिप बनेगी सरफेस और उसके शूज के बीच में, लेग्स के बीच में, तो ही वोंट बी एबल टू फॉल डाउन, वो गिरेगा नहीं और वो आसानी से रन कर सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाई द स्पोर्ट्समैन यूज द शूज विद द स्पाइक्स। नेक्स्ट, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? Obviously बेटा सीमा को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सेम सरफेस है अगर तो, क्योंकि सीमा का जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा भारी है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा तो वी हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक फार्मूला सीख लो, F इज इक्वल टू ma होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस force is directly proportional to mass. Force is directly proportional to mass. It means that when we increase the mass, the force will automatically increase. जब हम mass को increase करेंगे तो force हमारा automatically increase हो जाएगा। अब देखो सीमा, एक सीमा है और दूसरा बच्चा है, तो सीमा जो है उसका ब्लॉक जो है वो ज्यादा हैवियर है, जबकि जो सेकंड चाइल्ड है उसका ब्लॉक लाइटर है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, तो हमको सीमा को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो उसका जो सरफेस है, ऑपोजिट फोर्स है जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इट विल बी आल्सो मोर, ये भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द सीमा। ठीक है, अब व्हिच इज जो सीमा अप्लाई कर रही है उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बगल वाली सरफेस से भी अप्लाई होगा, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो ज्यादा भारी है। ठीक है, इकबाल और सीमा है तो इकबाल को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, सीमा को ज्यादा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा उसमें बॉडी स्लाइड कर रही है और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो, और फ्रिक्शनल फोर्स लेस होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेस होगा, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है एज कंपेयर टू, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, जबकि स्टैटिक में देखो सरफेस एकदम स्मूथ है, एकदम ग्राउंड लेवल पे है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी मोर, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड और फो। वही सेम चीज है, एग्जांपल दिखाना है कि फ्रिक्शन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन इज आवर enemy also and our friend also। फ्रिक्शन दोनों है, enemy में देखो क्या होगा, जब सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा तो हम गिर जाएंगे तो मतलब फ्रिक्शन हमारा enemy है। ठीक है, जब सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा तो then we will fall down, that is why the friction is our enemy। और फ्रेंड कैसा है, फ्रेंड इसलिए है कि जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा सरफेस पे तो we will be able to move properly by making the grip, that is why the friction is acting as a friend। अब फिर फो में दूसरा लिखो, मैं फो में दूसरा बताऊं कि when we are riding a bicycle, if the friction will be more then we won't be able to ride the bicycle in a proper manner, or it will be
फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यही होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, मतलब जितना एरिया है उतना फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फोर्स, है ना, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी ऐसी है तो इसमें ज्यादा फोर्स लगना पड़ेगा, अगर हमारी बॉडी ऐसे पतली है तो उसमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सरफेस एरिया अगर रिड्यूस है तो फोर्स कम होगा, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है इंक्रीज्ड है तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग इन द फ्लूइड और मूविंग इन फ्लाइंग इन द स्काई हैव द स्पेशल शेप, उनका शेप जो होता है वो स्पेशल होता है, यही रीजन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ बेटा, सबको क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ना? ओके ओके क्लास, इन व्हाट्सएप क्लास यू हैव टू in WhatsApp class what you have to do, you have to send the question answer of the chapter number 11, जिसने नहीं भेजा है वो chapter number 11 का भेजेगा। today you have to do the question answer of chapter number 12, ठीक है, question number 12 का question answer करेंगे आज हम। ओके क्लास, थैंक यू।